हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे और दुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज आपके इस एजुकेशन हब के साथ मैं क्लास 9 की वीडियो को आज फिनिश करने के लिए पहले चैप्टर को आ गया हूँ। और इस पहले चैप्टर के साथ आपके हिस्ट्री की एक पोर्शन में कवर करता चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे मेरा पूरा सहयोग करेंगे। और इसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वो मैं हालांकि प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा, लेकिन आपको अपने नोट्स के थ्रू इसको कंप्लीट रखना है ना। मैं सुजीत इस एजुकेशन हब के माध्यम से इस हिस्ट्री के सारे जो भी इस साल के आपके पोर्शन है वो ख़त्म करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और पूरी सिलेबस को मैं समझता हूँ कि जो भी टच करूँ वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टच करूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट, है ना, और अपना प्यार बरसाते रहिए। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल का लगभग 1 मंथ पूरा हो गया है ना। और इसमें आप लोगों का बहुत सारा स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत सारे डिमांड्स भी आ रही हैं। जैसे क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स की डिमांड्स हो रही है कि सर आप इकोनॉमिक्स भी लाइए हमारे लिए। तो कोशिश होगी स्टूडेंट, आप लोग थोड़ी सी अपना कोऑपरेशन बनाए रखें। हर चीज़ को मैं आपके हिसाब से आपके सामने लाने की पूरी कोशिश होगी मेरी। बस आप लोग जो है ना अपना कोऑपरेशन मेरे साथ बनाए रखें, है ना। ये मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक का जो काम है वो आप लोग बिल्कुल बनाए रखें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या फिर अपने जो भी वैसे लोग हैं जिनको पढ़ाई की नीड है और उनको ऐसा कोई चैनल चाहिए जो कि पूरी सिलेबस को कवर करने वाला हो, तो ये एजुकेशन हब बाय सुपी ऐसा एक चैनल है आपके सामने जो इस बात को पूरी तरह से अमल करेगा अपने सेशन कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 की लास्ट वीडियो को कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 3 पोर्शन को आज हम कवर करेंगे, है ना। और तीनों पोर्शन आज खत्म होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग जो देखने वाले टॉपिक्स हैं आज के डेट में वो क्या क्या है वो देखते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, है ना। दूसरा पार्ट होगा इसका द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड लास्ट पार्ट इसका रहने वाला है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले क्या महिलाओं को में भी क्रांति होनी चाहिए थी, जस्ट इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ बातों को कर लें। बता दो स्टूडेंट कि जब वेमेंस की यहाँ की सोसाइटी में बात करी जाएगी फ्रांस में, तो जो चेंजेस आ रहा था, यहाँ पे जो चेंजेस लाए जाने का काम हो रहा था, तो उस कंसर्न में आप लोग बता दूँ कि जो फीमेल थे, वेमेंस थे, उनको भी ये लग रहा था कि ये जो चेंजेस है ना उसका बेनिफिट हम वेमेंस क्लास को भी मिलेगा, है ना। अगर उनकी एक्टिविटी को अगर नोटिस किया जाए तो उस नोटिस में हम पाते हैं कि वो जितने भी काम होता है सोशल वर्क से लेकर के रिफॉर्मेशंस वर्क तक, चाहे वो मार्केट को लेकर के हो या अदर किसी काम को, या जैसे कि अपने देश की आज़ादी को लेकर के उनकी भागीदारी की बात कर लें, है ना। अगर डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर बात किया जाए, जिस तरह के वो अपने काम में भागीदारी दिखा रही थी, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, जो सिलाई समझते हो ना, कपड़े की सिलाई बुनाई जो होता है ये, है ना, वो कपड़ों की धुलाई करना, है ना, मार्केट में जा कर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब चीज़ों को बेचना, है ना। और तो और कुछ वुमेन्स तो ऐसे भी थे जो वेश्यावृत्ति वगैरह भी करती थी। आपकी बुक में ये साफ लिखा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी का इन्वायरमेंट है सोसाइटी का, जिसमें हर तरह के लोग हर वक्त को करने में दिलचस्पी लेते रहते होंगे, है ना। ये बात हम लोग बखूबी जानते हैं। और बताऊं कि यहाँ की जो अधिकांश महिलाएं थीं उनको पढ़ाई लिखे करने का मौका नहीं मिलता था। यानी कि जो भी वो लेडी थी उस टाइम पर उस सोसाइटी में उनको पढ़ लिख जाने का प्रॉपर मौका उनके पास नहीं होता था, है ना। इस टाइम पर सिर्फ रिच क्लास के जो लोग होते थे, चाहे वो थर्ड स्टेट के रिच क्लास क्यों ना हो, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के जो लोग हों, वो स्पेशली तरीके से देखा जाए तो उनको ही पढ़ने का अधिकार होता था। और पढ़ने के बाद जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती थीं तो उनकी सिर्फ शादी कर दी जाती थी। बस उनका लाइफ वहाँ तक एक जिम्मेवारी भरा दिखाई देता है। उसके बाद का लाइफ वो खुद अपने हिसाब से वहन करती थी। आगे देखेंगे कि अगर कामकाजी महिलाओं को बात किया जाए तो वो अपने घर का भी पालन पोषण करती थी। ये बाहरी चीज़ें तो कर ही रही थी, वो घर में क्या करती थी कि पति की सेवा हो गया, सास ससुर है तो उनकी सेवा हो गया, बच्चे का सेवा हो गया, घर में खाना बनाना, झाड़ू, ये वो आप जानते ही हो बाकी दिन का, जो आपके घर में भी आप देख सकते हो, है ना। पाव रोटी वगैरह जो था, जो उस टाइम पर बहुत महंगा होता था, तो क्या था ना कि उसको भी लाइन में लग करके लाने का काम भी यही महिलाएं करती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे जो वॉर का सिचुएशन था और सारे मेल जो थे वो क्या हो चुके थे, वॉर में शामिल हो गए थे। और ऐसी स्थिति में वो क्या हुए, इन सारे कामों की जिम्मा जो थी वो वेमेंस क्लास ने उठा ली थी। इस वजह से ये सारे कामों को वेमेंस करते हुए दिखाई देती। महिलाओं को आगे देखें तो उनके हितों की हिमायती करने वाले, उन पर चर्चा करने के लिए खुद ही जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जो क्लब थी, है ना, उन्होंने इसको
स्टार्ट करा। और उन्होंने इसका स्टार्टअप जो था वो न्यूज़पेपर, जो उसमें के मैगजीन्स कह लीजिए या अब अखबार कह लीजिए, इन चीज़ों के माध्यम से इनको क्या किया गया, इनका जो शुरुआत है वो करा गया। फ्रांस के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ थे जहाँ पे लगभग वेमेंस जो थे वो लगभग 60 लगभग वहाँ के जो थे ना, महिलाओं के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, है ना, महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए 60 क्लब को स्टैब्लिश किया गया कि वहाँ पे हैं जो वैसे क्लब्स हैं वहाँ पे क्या हो सके, महिलाएं या फिर वेमेंस जुड़ सकें। मतलब ये है कि उनके विचारों को भी जगह दिए जाने का काम किया जा रहा था कि महिलाएं हैं, उनका भी एक अलग अस्तित्व है और उनका भी एक अलग अस्तित्व जो है वो सबके सामने होना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुत सारे क्लब्स, जैसे यहाँ पे डेटा दिया है कि यहाँ के अलग अलग टाउन्स में लगभग 60 वेमेंस क्लब स्टैब्लिश की गई थी, है ना। दिस सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वेमेन, ये सबसे फेमस क्लब था पूरे फ्रांस में। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान जो पॉलिटिकल राइट्स है ना वो दी जानी चाहिए। उनका मेन डिमांड यही था कि जो मेल कैंडिडेट को राइट्स मिला हुआ है पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू या पॉलिटिकल राइट्स जैसे, वैसे ही राइट्स वेमेंस को भी दी जानी चाहिए। और तो और वेमेंस इस बात से थोड़ी होपलेस थी कि 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो अनएक्टिव सिटीजन के रूप में दर्जा दे दिया गया था, उनको वोटिंग करने का जो राइट था, उनको इन चीज़ों से वंचित रखा गया था। तो इन सारी चीज़ों की वो क्या कर रहे थे, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से डिमांड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भी ये लगता था कि पॉलिटिकल दायरे में उनको आना चाहिए, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल पोस्टेस पे उनको पोस्टेड होनी चाहिए, है ना। यानी कि उनकी भागीदारी जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी होनी चाहिए। ये इनका दावा था या इनका डिमांड था, ऐसा कह सकते हैं। स्टार्टिंग ईयर्स में आप देखोगे कि जो यहाँ रिवोल्यूशनरीज थे, वो गवर्नमेंट, क्रांतिकारी जो सरकार था, ये गवर्नमेंट थे, उन्होंने महिलाओं के लाइफ को रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए, है ना। इसमें नो डाउट कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे एक्ट्स बनाने का काम किया। और वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स थी उसकी स्थापना के साथ वे सभी लड़कियों के लिए या जो छोटे छोटे गर्ल्स थी, यहाँ स्टार्टअप टाइम पे की बात हो रही है, तो उनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल्स की स्थापना की गई, बहुत सारे स्कूल्स को लाया गया। अब उनकी जो पिता, जो उनके फादर हुआ करते थे, उनकी मर्जी, मतलब कि बच्चे की मर्जी से ही, अगर कोई लड़की अगर अभी सपोज अगर 18 ईयर्स की हो गई है और ऐसी स्थिति में उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि शादी कर दें, तो अगर वो बच्ची नहीं कहे कि मुझे शादी करनी है, अब मैं यहाँ 2 साल के बाद करूँगी, तो पेरेंट्स उसको बाउंड नहीं कर सकते कि बेटा आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। ऐसा बाउंडेशन नहीं था। उनके लिए बहुत सारे लॉ ला गए थे जिसके तहत वो जो थी ना, वो चाहे तो उस पेरेंट्स के एडवाइस को या फिर परामर्श को इग्नोर भी कर सकती थी। तो ऐसे सिचुएशंस को भी लाने का काम किया गया इस कोड एंड लॉ के तहत। आप देखोगे कि शादी का जो यहाँ पे जो मैटर है मैरिज का, वो बिल्कुल फ्री तरीके से इनके सामने रखने का काम किया गया है कि इस मैटर में जिनकी शादी है वो खुद अपना डिसीजन लेने का काम करें। इवन यहाँ पे अगर डिवोर्स की बात करें तो उसके लिए भी कानून बना दिया गया है ना, कि आप ऐसे ही जो भी जैसे चाहें वैसे आप डिवोर्स ले लेते हो, वैसा नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या होगा, लॉ एंड कॉर्ड के तहत आपको यहाँ पे आदेश लेना होगा एक एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपको ये परमिशन ग्रांट होता है कि हाँ आप लोग डिवोर्स ले सकते हो, तो ही डिवोर्स का कंडीशंस एक्सेप्टेबल माना जाता था, ठीक है। और तो और बात करूं, यहाँ के जो कलाकार वगैरह थे, यानी कि आर्टिशियंस थे, है ना, या फिर और भी जो विमेंस जो ट्रेड क्लास की थी या फिर बिजनेस क्लास की जो विमेंस होती थी, उनको भी एक अलग स्किल देने की बात करी जाती थी। यानी कि उनको भी ट्रेनिंग, जस्ट लाइक ट्रेनिंग, बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था, ठीक है। फिर से यहाँ की पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात करें तो जो वेमेंस का जो ये स्ट्रगल था वो काफ़ी लंबे समय तक चलता चल रहा था। और बताऊं कि ये जो डिमांड था ना, वो टेरर रीजन, है ना, टेरर रीजन से ही ये चला आ रहा है, ठीक है। और देखोगे कि उस टाइम से यहाँ पे ना जो टेरर रीजन में आप देखोगे जो विमेंस के जो क्लब्स को खोला गया था, उनके विचारों को, उनके मुद्दे को डिस्कस करने के लिए अब क्या हो रहा था ना, उनको बंद करने का काम किया जा रहा था, है ना। और उनके सारी एक्टिविटीज़ को क्या किया जा रहा था, बैन किया जा रहा था। कई ऐसे जानी मानी वेमेंस थे जिनको गिरफ्तार या अरेस्ट कर लिया गया था और उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। समझ सकते हैं कि यहाँ टेरर के टाइम में कितना इनके साथ ज़्यादती करी गई थी, है ना। अगर हम वोटिंग राइट की बात कर लें, इक्वल
सैलरी की बात कर लें, महिलाओं के प्रोटेस्ट या जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों की बात कर ले तो आप देखोगे कि कंट्री में इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी एंगल से कम नहीं कहा जा सकता है या छोटा नहीं आंका जा सकता है। कैलकुलेट हम लोग छोटे लेवल पे नहीं कर सकते हैं। मतलब ये था कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था रियली में बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, ये कह सकते हैं। वोटिंग राइट्स को लेकर के स्ट्रगल इनकी 19th सेंचुरी के एंडिंग टाइम से लेकर के 20th सेंचुरी तक चलता रहा और इनका इंटरनेशनल जो वोटिंग राइट्स का जो डिमांड्स था उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा था, किसी तरह से इसको स्टॉप नहीं किया था, है ना, रोकने का काम नहीं किया था। जो रिवोल्यूशनरीज जो आंदोलन हो रहे थे उनके थ्रू या फिर रिवोल्यूशन जो कर रहे थे ये, इसके दौरान आप देखोगे कि यहाँ की जो फ्रांसीसी वुमेन्स थी वो पॉलिटिकल में जो भी चीज़ें आती थी उनके ऊपर इनका इंटरेस्ट खासा तौर पे देखा जाता था, है ना। और लास्टली आप देखोगे कि ईयर ऑफ 1946 को फ्रांस में वुमेन्स को उनकी डिमांड्स के मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को मान ली जाती है और उनको वहाँ के पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके साथ ये पोर्शन आपका फिनिश हुआ स्टूडेंट। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन। किसी तरह से जो दास सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम था, उसको पूरी तरह से यहाँ से क्या किया जाता है, उखाड़ फेंका जाता है, यहाँ से हटाने का काम किया जाता है। चलिए बात करें इस कंटेक्स्ट में क्या चीज़ें आपको देखनी है तो जाने। फ्रांसीसी जो कॉलोनीज थी वहाँ पर ना ये स्लेवरीज जो जिनका उन्मूलन कह सकते हैं या फिर उनको जो हटाने का काम किया गया, इनको ये इस तरह के सिस्टम से फ्री किया गया। बताऊं कि जैकोबिन का यहाँ पे जो शासन था ना वो बिल्कुल क्रांतिकारी रिफॉर्मर्स की तरह था, रिवोल्यूशनरीज के रिफॉर्म्स की तरह था, है ना। कैरिबियाई जो कॉलोनीज थी जिसमें मैटरनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो, खास करके अगर बात करूँ प्रोडक्ट की तो बताऊँ कि किस चीज़ के प्रोडक्ट थे। टोबैकोज जो आप लोग जानते हो, है ना, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ऐसे जो बहुत ही स्पेसिफिक या डिमांडेड चीज़ें थी उनकी आपूर्ति करना, उनको मेंटेन करना, जिनकी डिमांड थी ये उनका काम किया करते थे। बहुत सारे ऐसे भी देश थे जो बिल्कुल स्ट्रेंज थे पूरे देश में जाने, और उनका ये टारगेट था कि वो पूरे देश में, यूरोपियन कंट्री में अपनी इच्छा से क्या कर सके, ट्रेड कर सकें, है ना। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे जो गार्डन में जैसे जस्ट बात अगर हम कॉफ़ी की बात कर लें या फिर टी की बात कर लें, चाय की, तो बताऊँ कि उसको कलेक्ट करने के लिए जो वर्कर्स होते थे ना उनकी भारी कमी पाई जाती थी गार्डन में काम करने वाले, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस भी आए थे जो कुछ अगले स्टोरी में कुछ आपको मिलेंगे, है ना। अगले स्टोरी में अगले चैप्टर के कुछ वीडियोज़ में मिलेंगे जो थोड़ी सी इवेंट इस बात को हिंट करूँगा मैं यहाँ से रिलेट करके, जो यहाँ आपके बुक में भी मेंशन नहीं है, आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, है ना। तो बताऊं कि यहाँ पे जो इस तरह के जो लेबर्स की कमी थी, ये खास करके यहाँ पे ना इन चीज़ों को, कमी को किसी तरह से बैलेंस करने के लिए जो यूरोप था, अफ्रीका था और अमेरिका था, वो ट्रायंगल शेप के ट्रेड का क्या किए थे, फॉर्मेशन किए थे, है ना। और वो ट्रायंगल शेप के कंट्रीज़ के रूप में क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपका अगर यूरोप है तो यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे अमेरिका, तो ये एक दूसरे से ट्रायंगल शेप में क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, है ना। एक दूसरे का लगातार क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, एक चीज़ों का दूसरे कंट्री में, दूसरी चीज़ों का फर्स्ट कंट्री में, फर्स्ट कंट्री का थर्ड कंट्री के साथ जो कोलैबोरेशन था वो कंटिन्यू रखने का काम किया गया ऐसे टाइम पे। आपको बताऊं कि जो स्लेवरी ट्रेडर्स, जो स्लेव का जो ट्रेड होता था, है ना, यानी कि उनकी खरीद बिक्री कह सकते हैं, है ना, तो ये 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रांसीसी के जो सौदागर होते थे, यानी कि जो ऐसे लोगों को खरीदते थे, है ना, उनको बोर्दे या नानते पोर्ट्स से अफ्रीका पोर्ट तक जहाज़ों के थ्रू, यानी कि वहाँ के जो बोट्स थे उनके थ्रू उनको ले जाने का काम किया जाता था, जहाँ वे रीजनल गवर्नमेंट के साथ क्या करते थे, स्लेव की खरीद बिक्री करते थे। और बताऊँ कि जो स्लेवर्स थे या स्लेव्स थे उन पे ना स्टैंप मारने का, यानी कि स्किन पे कहीं पे जैसे आजकल उसको कहते हैं ना टैटूज़, वैसे चीज़ों को वो मार्क करते थे, हॉलमार्क उनके बॉडी में क्या करते थे, पॉइंट करते थे, है ना। इससे क्या होता था कि ये पता चलता था कि हाँ इस कंट्री का या इस प्रॉपर प्लेस का ये बंदा है, ये इसके काम के लिए ये आया हुआ है, या इसकी पहचान इस तरह से की जाती थी कि हाँ ये टैटूज़ जो है ये
इस ट्रेडर का है, ठीक है। इस तरह से इनको फाइंड किया जाता था। आगे बताऊं कि इनकी डिमांड जो थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ऐसे ट्रेड जो स्लेवरी को लेन देन के लिए यूज़ किया जाता था स्लेबर्स को, वो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेंड पे था, बहुत ज़्यादा उनका डिमांड था। 18वीं सेंचुरी में आप देखोगे कि फ्रांस की जो स्लेवरी सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की जाती है। नेशनल असेंबली में बहुत लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत जो मेनली जो अधिकार होते हैं या राइट्स होते हैं, उनको कॉलोनी में रहने वाली वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके सहित जो ऑल फ्रांसीसी पीपल्स हैं उनके साथ उनको रहने दिया जाए या नहीं। लेकिन ट्रेड जो स्लेबर्स का था, उन पर जितने भी व्यापारी थे यानी ट्रेडर्स थे, वो उन पे फुल्ली तरीके से डिपेंडेंट थे। क्यों? अगर कोई माल की ढुलाई करानी है तो वो ऐसा नहीं कि खुद वो व्यापार जो बिजनेसमैन है वो खुद अपने कंधे पे ढो के ले जाएंगे, जी नहीं, उसके लिए उनको वर्कर्स चाहिए होता था, है ना, जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, या फिर जो उनके स्टॉक्स जहाँ पे रहते थे उन चीज़ों को वहाँ से उठा के लाने ले जाने का काम करने वाले लोग चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में इनको तो चाहिए ही चाहिए था सिलेबस को, इसलिए खरीद बिक्री किया जाता था। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। लास्टली आप देखोगे कि 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी कॉलोनीज के सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन क्या हुआ ना कि इनकी जो स्थितियां थी उनको देख करके यहाँ के जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी जैसी चीज़ें थी उनको लाने का जो कोशिश हो रहा था, इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन स्लेवर्स को भी फ्री कर दिया गया लॉ एंड कॉर्ड के तहत। पर ये जो लॉ था ना, एक छोटी सी ड्यूरेशन के लिए ही लागू हुआ, क्योंकि आप देखोगे आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन आता है और फिर से इनको फिर से दास बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, या स्लेवर को फिर से स्लेवरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो बागान के यानी कि गार्डन के जो ऑनर होते थे उनको अपने इकोनॉमिकल टर्म को सुधारने के लिए वो क्या करने लगे कि जो अफ्रीकन निग्रो लोग थे, जो निग्रो प्रजाति के लोग थे, उनको फिर से स्लेव बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई कि आप निग्रो प्रजाति के लोगों को आप गुलाम बनाइए, अपना काम में उनको लेने का काम करिए। फ्रांसीसी कॉलोनी के लास्टली आप देखोगे कि जो यहाँ का स्लेवरी सिस्टम है उसका उन्मूलन या फिर जो इसको पूरी तरह से इस सिस्टम से मुक्त करने का बात करेंगे तो 1848 में यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्लेबर्स को भी क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चेंजेस लगातार जो है वहाँ पे बना हुआ है, और कोई ना कोई सिचुएशंस है जो कि इन चीज़ों को मोटिवेट कर रहा है कि हाँ भाई अब ये चीज़ें रख के हम क्या करेंगे, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार होना चाहिए। इस एजेंडे पे अब बात होना शुरू हो गया था। तो एजेंडा कोई छोटा नहीं था स्टूडेंट, है ना, इस चीज़ को आप लोग नोटिस करेंगे। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ डील करने के लिए बाकी रह गया है वो है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। जो क्रांतियाँ हो रही थी वो होना ही था, और उसके साथ जो रोज़ाना की लाइफ थी उसके साथ वो जुड़ा हुआ था। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बात करेंगे कि क्या राजनीति की लोगों का जो पहनावा था, है ना, यानी कि आज के डेट में सपोज इसकी मैं एग्जांपल दूं कि आज के डेट में देखते हो ना कि कोई नेता अगर है तो उसका एक अलग टाइप का कॉस्ट्यूम होता है, जैसे वाइट वो पूरा ऊपर नीचे खलीता पजामा पहनेंगे, ऊपर में कैप पहनेंगे, ऐसा लगेगा देख करके ही। ऊपर से वो खादी वाला जो होता है ना जैकेट हाफ वाला वो पहन लेते हैं, तो देखते ही आप ये जान जाते हो कि ये नेता है ना। तो इस तरह की बात, तो उनकी जो बोलने का जो टेक्निक है, उनके द्वारा जो पढ़ी जाने वाली जो बुक्स थी, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, बदल दिया गया। ईयर ऑफ 1789 के बाद में आप देखोगे कि फ्रांस के जो भी मेल और फीमेल है और जो चिल्ड्रंस हैं उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। आगे हम बात करेंगे बास्टिल के विध्वंस हो जाने के बाद जो 1789 की गर्मी में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी कि इस 1789 के आते ही सेंसरशिप को यहाँ से फ्रांस से क्या कर दिया गया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया। ओके, और आप एंशिएंट टाइम में देखोगे कि यहाँ के जो राजतंत्र सिस्टम था, है ना, यानी कि मोनार्की जो सिस्टम था, उसके अंतर्गत जो भी रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे, कल्चरल तरीके की जो एक्टिविटी थी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, है ना, और जो ड्रामेटिक्स चीज़ें थी, उनको क्या किया गया, राजा के सेंसरशिप अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। मीन्स ये हुआ कि आपको किसी भी चीज़ को अगर पब्लिकली करनी है तो आपको वहाँ के अथॉरिटी के थ्रू उन चीज़ों को क्या कराना होगा, ग्रांट कराना होगा, तभी जाकर के आप उसको पब्लिक के सामने पब्लिकली तरीके से ला सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि अब इन राइट्स को घोषणा पत्र यानी कि जो
क्या कह सकते हैं, राइट देने के लिए जो आपके पास लीगल नोटिस हो, है ना, उसमें स्पीच एवं जो एक्सप्रेशन की जो बातें थी उनको क्या कर दिया गया, नैसर्गिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। मतलब आप अपनी फ्रीडम तरीके से कहीं भी अपने विचारों को बोल सकते हो, रख सकते हो, है ना। रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस के टाउन्स में न्यूज़पेपर्स के जो पर्चे थे, बुक्स थे, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली रूप में बहुत तेज़ी से जो आए दिन इवेंट्स हो रही थी, उन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा था, बहुत धड़ल्ले से, बहुत ही तेज़ी से गांव-गांव से लेकर के शहर तक के जो इवेंट्स हो रहे थे, उन चीज़ों को पब्लिकली तरीके से जो डेली लाइफ में आम लोगों के साथ घटित हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को उनको जगह देने का मौका मिला। और लोगों ने हर जगह के हर एक सिस्टम को, हर एक सिचुएशन को इस न्यूज़पेपर मैगजीन्स के थ्रू जानना स्टार्ट कर दिया था, है ना। और तो और बताऊं कि इस टाइम पे जो प्रेस में जो लगी बैन थी वो भी इनको फ्री कर दिया गया इस बैन से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रही थी। और तो बताऊं, जो उनको न्यूज़पेपर में एक बाउंडेशन थी कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं छाप सकते हो, ऐसी चीज़ों पर धीरे धीरे क्या हुई, बाउंडेशन जो है वो फिनिश होती हुई दिखाई देती है। आगे देखेंगे, जो प्रिंटिंग के थ्रू अगर हम बात करें कि उनके यूज़ में जो भी चीज़ें सामने रखा जाता था, वो कोशिश होता था कि वो सामने वाले को सेटिस्फाई करे। और तो और बताऊं, म्यूज़िक हो गया या फिर ड्रामा हो गया या कोई मार्च पास्ट जैसी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिए। मतलब ये कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि यहाँ की जो फ्रीडम है, जस्टिस सिस्टम है, पॉलिटिकल है, जो यहाँ के हिस्टोरियंस हैं या जो यहाँ के ब्राह्मण्स जैसे क्लास, जैसे जिनका काम एजुकेशन है या पढ़ना है, वैसे चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके फेवरेट वर्क है ना, जो उनके फेवरेट हैं, जैसे एजुकेशन देना या एजुकेशन लेना या फिर और भी क्लास के जो काम करने वाले लोग थे, उनको अपने वर्क में क्या करी गई, फ्रीडम दी गई। और वो अपने मज़े, अपने इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ों को करने में अब क्या हो गए, फ्री हो गए थे। तो इस तरह से ये चैप्टर तो आपकी समाप्त हो गई है, फिनिश है ना, पूरी तरह से फिनिश हो गई स्टूडेंट। तो खैर इसका एक कंक्लूजन क्या आया, ये हम थोड़ा देख लेते हैं एक पैराग्राफ में, ठीक है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, है ना। उसने पड़ोस के जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन पर क्या क्या इसने विजय यात्रा स्टार्ट करी। मतलब उसने यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक करना शुरू किया और उसको जीत करके अपने हिस्से में मिलाने का काम करना शुरू कर दिया। पुराने जो राजवंश के सिस्टम थे उनको हटा करके वो क्या किया, अपना एम्पायर को वहाँ पे खड़ा करना शुरू कर दिया। और वहाँ की जो भी कमांड थी वो उसने अपने बागडोर, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ की जो भी सिस्टम थे उन पे टोटल कंट्रोलिंग जो था वो अपने हाथ में वो करना स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप का ना एक मॉडर्न लीडर या मॉडर्न बंदा समझता था, या ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट आया था, नेपोलियन का ये कहना था कि जो ये मॉडर्नाइजेशन आई है ना, ये सिर्फ मेरे कारण आई है। यानी कि मैं जो है, मैं मतलब नेपोलियन वो हूँ जिसने पूरे कंट्री में क्या किया है, मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट को लाने का काम किया है, ये उनका मानना था, है ना। उसने जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी उसको सिक्योर करने के लिए लॉ बनाए, है ना। पॉइंट्स यानी कि दशमलव जो सिस्टम था उसको लाने का काम किया। मेजरमेंट यानी कि यूनिट कह सकते हैं, जो केजी में नाप तौल होता था, जो लंबाई चौड़ाई होती थी, क्या वेटेज में आप सामान लोगे, तो ये जो मेजरमेंट थे इसको फिक्स करने का काम किया या इम्प्लीमेंट करने का काम किया, है ना। आप स्टार्टअप में देखोगे बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को नाम मुक्तिदाता के रूप में देखा था, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो उसके हिसाब से काम कर रहा था, इसलिए लोगों ने इसको एकदम मुक्तिदाता के रूप में, एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम गॉड, फरिश्ता, ऐसे चीज़ें के रूप में उसको, ऐसे वर्ड्स के रूप में संबोधित किया जाने लगा। लोगों को ये होप लगने लगा कि नहीं, ये जो बंदा है ये हमारे लिए आया है और हमारे जैसे चीज़ों को ला रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उस जनता को वहाँ पे जो भी उनसे रिलेटेड जो भी फ्रीडम थी उनको दिलाने का लगातार ये कोशिश किया था, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ये चीज़ें हुई थी, है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए हुई थी। और सडनली आप देखोगे बहुत ही जल्द जो थे यहाँ की जो सेनाएं थी उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। लास्टली 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है और यूरोप के बाकी हिस्सों पे उनको फ्री करके मॉडर्न लॉज ला करके उन पे जो रिवोल्यूशनरीज का जो टेक्निक्स था उनको क्या किया गया, अपनाने का काम शुरू कर दिया गया। यानी कि फुल्ली तरीके से जो वहाँ के पब्लिक चाहते थे, जो रिवोल्यूशंस करने वाले रिवोल्यूशनरीज थे, जो उनकी डिमांड्स थी, उन चीज़ों को फिर से वहाँ शामिल करने का काम करना शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ के बाकी सिचुएशन नॉर्मल होती हैं, लोग सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट मैं बोलूँगा कि आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है पूरी तरह से। तो आज ये हमारी चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुई। चलिए आप लोग इससे रिलेटेड
रिलेटेड जो भी वर्क होगा, हार्ड वर्क्स जो कह सकते हो आप लोग, इसमें हार्ड वर्ड्स है, हार्ड वर्क करिए, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करिए, मिड क्वेश्चंस फाइंड करिए, पैराग्राफ में आंसर्स आप कन्वर्ट करना शुरू करिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड 9 में आते आते आपको आंसर कैसे करनी चाहिए, कैसे बुक पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें पता होगी। और नहीं होगा तो स्टूडेंट मैं एक स्पेशल सेशन लाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तब तक सभी को अगर सेशन पसंद आया हो तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। तब तक फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट के साथ। चलिए तब तक बाय बाय, सी यू।